ठीक है जी, आगे चलते हैं। एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस, हम दुनिया को एक नई सोच दे रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ये नई सोच है, इस नई सोच पे जाएं, और ये सारी कॉम्प्लिकेशन 20 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद, 50 साल बाद जेनेटिक डिरेंजमेंट, डीएनए को जाके खराब करेंगे, ये जाके डीएनए को खराब करेंगे, और फिर आपके बच्चे मुख्तलिफ डिजीज़ के अंदर पैदा होते हैं। तो आज अगर हम बेसिस सेट करते हैं तो क्या करेंगे, हम अगले आने वाली हेल्दी नस्ल पैदा करेंगे, हम आने वाली हेल्दी नस्ल पैदा करेंगे। एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस, कोलिसिस्टाइटिस एक्यूट क्या है, गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर के अंदर जब स्वेलिंग आ जाएगी तो सिस्टाइटिस हो गया, कोलिसिस्टाइटिस, पित्ते की सोजन हो जाएगी। अच्छा, पित्ते की एक जो सोजन की बड़ी वजह ये भी है टाइफाइड, टाइफाइड की भी कॉम्प्लिकेशन है। टाइफाइड का जो बैक्टीरिया है जाके पित्ते के अंदर बैठता है और अल्टीमेटली पित्ता रिमूव कराया जाता है। बाकी दूसरी साइड में कि वो हर साल टाइफाइड होगा, हर 6 महीने बाद, हर 2 महीने बाद, तो फिर पित्ता निकाल देते हैं ताकि यहाँ इसको बार बार रिपीटेडली टाइफाइड ना हो। तो ये बेसिकली गॉल ब्लैडर की इंफॉर्मेशन है। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस इन्वॉल्व ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द सिस्टिक डक्ट बाय गॉल स्टोन, कैलकुलस, कोलिसिस्टाइटिस। और ये जो आपका स्टोन है गॉल ब्लैडर का, ये जब आके डक्ट के मुंह में फंसेगा, ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करेगा, तो वहाँ इन्फेक्शन भी बना सकता है, और उसकी वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होगा और टेम्परेचर होगा। मिनॉरिटी पेशेंट में भी इन्फ्लेमेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर विदाउट गॉल स्टोन, और कुछ ये भी हो सकता है कि वो बगैर उस कैलकुलस के वहाँ इन्फेक्शन कोई हो सकता है, जैसे मैंने कहा टाइफाइड का इन्फेक्शन हो सकता है। प्रेजेंटेशन क्या, एक्यूट अटैक आफ्टर द लार्ज फैटी मील, जब वो ज़्यादा खाना खाएगा तो चूंकि वो फिर सडनली अपीयरिंग स्टेडली पेन इन द एपिगैस्ट्रियम, यहाँ पेन होगा, वॉमिटिंग होगी, और 75% राइट अपर यहाँ टेंडरनेस आ जाएगी। और मोस्टली कॉमनली जब पित्ते की इन्फ्लेमेशन होती है, दर्द ज़्यादा लोग आके यहाँ भी बताते हैं, लेकिन अक्सर पीछे क्रॉस कर जाता है, गॉल ब्लैडर करते हैं पीछे क्रॉस कर जाता है। फौरी तौर पे आप उसको लक्समाविका दें, क्लोस्टिनम, चिरिडोनियम, लाइको, आप 10-10, 15-15 मिनट बाद 3 डोजेज देंगे तो पेन सेटल हो जाएगा, इन्फेक्शन नीचे चला जाएगा। एंटी बैक्टीरियल, अगर कोई टाइफाइड को इस तरह की कंडीशन है, वगरना आपके पास ट्यूबरकुलोनियम है, वरना आपके पास पायरोजीनम है, आपके पास कोई दवाई नहीं है, तो एक एक इसकी डोज देके आप चेरिडोनियम पे चले जाएंगे, आप लाइको पे चले जाएंगे फौरन। हम अन्य लोगों को पुड़ियाँ ये बांध के दी होती हैं कि जब दर्द होना तो एक एक पुड़ी खा लें, एक चेरिडोनियम खा लें, एक लाइको, फौरन सेटल कर देती है, ना करे तो क्लोस्टिनम, चेरिडोनियम। वैसे तो बहुत दवाइयाँ लिखी हुई हैं, कार्डवस मैरिस है और फेल्टोरी है, बेशुमार दवाइयाँ हैं, लेकिन मैं आपको अपना क्लिनिकल एक्सपेक्ट देता हूँ। और इसके साथ जो आपको एक सॉरकोड्स है, कल्केरिया बैरी, कल्केरिया बैरी इसी स्टोन से बनी हुई है। आप उसका, हमारे पास तो चूँकि है ही वो 200 में, अब शायद मैंने भेजी है बाहर, शायद वन ऊपर आ जाए, तो उसका साथ साथ इस्तेमाल करें। ये आपको स्टोन को भी डिज़ोल्व करा देगी, आपको इन्फ्लेमेशन भी काम कर देगी, आपका मामला सेटल हो जाएंगे। ठीक है जी। और ऑब्स्ट्रक्टिव होगा तो फिर जंडस होगा। अगर ऑब्स्ट्रक्टिव हो गया, जंडस हो गया, तो फिर क्या करना है आपने, ओपियम की एक डोज दें, जॉन्डिस हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन होगी, उसने रास्ता बंद कर दिया, ओपियम दें, कल्केरिया बैरी दें, क्रोटेलस दें, उसको भी फ़ौरन रिलीफ होगा और उसका जॉन्डिस ऑब्स्ट्रक्शन भी रिमूव करेगा, उसका लेवल नीचे आ जाएगा एकदम उसके बिलीरुबिन का। वगरना वो बिलीरुबिन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में मैंने देखा 12-12, 15-15, 30-30 तक भी जाता है। मैंने 37-40 तक भी बिलीरुबिन के मैंने लेवल देखे।
ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में। और ये जब 30, 35, 40 से ऊपर जाएगा तो फिर एनकेफेलोपैथी करा के ये तो फिर ब्रेन हेमरेज भी करवा सकता है। ठीक है जी, नेक्स्ट। कुछ बात समझ आ रही है? आसान है, मुश्किल नहीं, मतलब मैं कोई इतना बोझ नहीं डाल रहा, थोड़ा थोड़ा। टॉपिक बड़ा लंबा है, वगरना मैं इसको एक को ही करता ना, अगर मैं सिर्फ ब्लीडिंग को करता तो मैं 3 घंटे ब्लीडिंग भी आपको ऐसी समझा सकता कि आपको ज़िंदगी में कभी ब्लीडिंग ना भूले कि कहाँ से ब्लीड होता है। लेकिन हमने चूँकि इमरजेंसी करनी है और मैंने छोटे छोटे सारे टॉपिक, हमने कोई 13 टॉपिक बनाए हैं, सारे करने हैं ताकि एक निकल जाए। फिर आप उसको बार बार सुने, इस लेक्चर को बार बार इसको देखें तो आपको बेहतर सारा समझ आ जाएगा। ठीक है जी, हाँ, इसको बार बार सुने, बार बार देखें, फिर आपको चीज़ें समझ। हर टॉपिक पे मैं 4, 5, 3, 2, 4 इससे ज़्यादा दवाइयाँ मैं नहीं दे रहा। और ये क्लिनिकली बहुत सक्सेस दवाइयाँ जो हैं हम आपको वो बता रहे हैं, हम आपको किसी झंझट में नहीं डाल रहे। हाँ, आपका दिल है तो पढ़े ना, पढ़ा है मटीरियल मेडिका, पढ़ा है रेपर्टरी पढ़ी है, बेशुमार दवाइयाँ पढ़ी हैं, लेकिन जो मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस वो हम आपको दे रहे हैं। जितना हमारा शेयर बनता है हम वो आपके हवाले कर रहे हैं और आपको एक रास्ता भी बता रहे हैं। क्योंकि मैं हर टॉपिक पे 50-50 दवाई लिखवा सकता हूँ और सारी मैंने पढ़ी है, लेकिन मैं वो लिखवा रहा हूँ जो फायदा देने वाली, ज्यादा टॉप पे ऊपर है। सिस्ट जो होती है ना, वो मिलती जुलती है एप्सिस से। तो सिस्ट जहाँ पानी सिर्फ जो एप्सिस होगा उसके अंदर ब्लड भी होता है, पस भी होती है, सिस्ट पानी वाली होती है, या एमरेजिक सिस्ट भी होती है जिसमें ब्लड होता है। इसमें ज़्यादा जो सिस्टिक जो बनती है बेसिकली साइकोसिस और ट्यूबरकुलोसिस की बनती है। तो आप इसमें एपस का और थूजा का बहुत कसरत से इस्तेमाल होता है, और लिवर सिस्ट है तो साथ आप कोलेस्ट्रीनम का इस्तेमाल कर सकते हैं। हेमेंजियोमा एक और मसला होगा ना, वो तो एक ग्रोथ होगी है, हेमेंजियोमा पे ग्रोथ होगी ना, तो ग्रोथ है। हाँ जी, वहाँ कार्सिनोसन का इस्तेमाल करेंगे और वहाँ कॉजेटिव फैक्टर को एड्रेस करेंगे, और जो बाकी उसके अंदर जो मियाज़मेटिक चीज़ें हैं उसको एड्रेस करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि वो मैं उस पर एमरजेंसी पे मैं जा रहा हूँ कि जो हमारी एक्यूट एमरजेंसी आ रही है। लिहाजा ये जो कैंसर का मेरा अपना एक पहले भी एक लेक्चर है, वो तो फिर एक डिटेल और लेक्चर कर लेंगे। ठीक है, आगे चलें। कोलिसिस्टाइटिस, एक्यूट पैंक्रेयाटाइटिस। अच्छा, इसका दर्द भी यहाँ होता है और ये दर्द भी पीछे जाता है। ये थोड़ा राइट को जाता है, ये बिल्कुल थोड़ा स्ट्रेट पीछे जाएगा, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी के साथ टच करता है। और इसको जो होम्योपैथिक दवाइयाँ ठीक करती हैं ना, एक्यूट पैंक्रेयाटाइटिस को बहुत मज़े की ठीक करती है। इसमें क्या है, टेस्ट क्या आएगा, इसमें अमाइलेज लाइपेज बड़े होंगे, उनके लेवल हाई होते हैं। इसमें आपको हैरानगी होगी कि एक दवाई है स्पोंजिया, इतना अच्छा काम करती है। वैसे तो हम बहुत पुराने 20, 25, 30 साल से मैं आयरस वर्सिकुलर का इस्तेमाल करते आए हैं। हम पैक्रेटिनम की एक डोज दे के कार्सी ट्यूबर या मेडोरिनम कोई मियाज़मेटिक नज़र आता है तो उसकी डोज दे के हम आयरस वर्सिकल बहुत भी अच्छा करती थी। जब से मैंने स्पोंजिया का इस्तेमाल शुरू किया, ये तो और ही कमाल है। हम 1-2 दिन 1 में दे देते हैं, फिर 200 पे दे देते हैं। आप एक डोज पैंक्रेटिनम की दें या ट्यूबर की दे दें या कुछ दे के हिस्ट्री के मुताबिक, तो आप उसको पैंक्रेटिनम दें और उसको स्पोंजिया दें। और अब मैं ज़्यादातर आयरस वर्सिकुलर का इस्तेमाल कम कर गया हूँ, ज़्यादा स्पोंजिया का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे रही होती है। मैंने कहा पीछे इसमें उल्टी भी होती है। वो कहता है, उसने प्रेजेंटेशन आपको बताई है, एक्यूट ऑनसेट डीप एपिगैस्ट्रियम पेन with the radiation to the back, nausea, vomiting, fever and upper abdominal tenderness
लेबोरेटरी फाइंड इंक्लूड द ल्यूकोसाइड्स, एलिवेटेड एमाइलेज एंड लाइपेज। अब ये कहाँ डिफर करेगा, ये आपके एपिगैस्ट्रम का जो पेन था जो पहले हमने देखा, दूसरी स्लाइड जो हमारी थी, उसको क्या चीज़ डिफ्रेंशिएट करेगी, उसको ये चीज़ डिफ्रेंशिएट करेगी कि आपने ये टेस्ट करवाने हैं, अमाइलेज और लाइपेज इज एलिवेटेड। तो ये एलिवेटेड होगा तो ये समझें, एक तो मैंने कहा ना कि ये जल जाएगा पीछे रीढ़ की हड्डी के साथ जाके यूं क्रॉस करता है, वो थोड़ा सा पित्ते वाला थोड़ा सा राइट को जाता है, ठीक है ना। तो फिर आप समझेंगे कि ये गाल उसका पेन है। और ये बहुत सारे अल्कोहल लोगों पे होता है, यहाँ स्टोन भी बन जाता है, पैंक्रियाटिक स्टोन भी होता है, वो स्टोन भी जो है वो पेन करता है। अक्सर हमारे पास केस आते हैं, कल भी मेरे पास आया हुआ था पैंक्रियाटिक स्टोन। तो वही ऑर्डर आप देंगे, आपका लाइपेज लेवल भी नीचे आ जाएगा, आपका स्टोन है तो साथ उसको आपको जो है कल्केरिया बेर्री या आप कोलोस्ट्रीनम का इस्तेमाल करवाएंगे, या आप बर्बरस का भी इस्तेमाल कराएं। बर्बरस भी बहुत अच्छा काम करती है, गॉल ब्लैडर के स्टोन में भी करती है और ये जो पैंक्रियाटिक स्टोन है इसमें भी करती है, और इसकी इन्फ्लेमेशन को भी बेहतर करती है। लेकिन शॉर्टकट आप स्पोंजिया आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी, आयरस वर्सिकुलर आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी, लेकिन आप इससे थोड़ा हट भी सकते हैं। और जहाँ जहाँ देखें पेन सडनली आ रहा है, सडनली जा रहा है, ये भी ध्यान रखें। जितने इन्फेक्शंस होंगे, पेन सडनली आ रहा है, सडनली जा रहा है, तो फिर आपको बेलाडोना का ख्याल रखना है। पेन ग्रेजुअली आ रहा है, ग्रेजुअली जा रहा है, तो फिर ब्रायोनिया का। मूवमेंट नहीं कर सकता पेन होता है, ब्रायोनिया को भी कहीं भी ना बोलें आप बेलाडोना को इस पे इन्फेक्शन पे, एवरी टाइप ऑफ इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन जहाँ सडनली अपीयर सडनली डिसअपीयर आ रहा है तो बेलाडोना, ग्रेजुअली अपीयर एंड ग्रेजुअली एंड विद द मोमेंट एग्रीवेशन है तो ब्रायोनिया। ये अपेंडिसाइटिस में भी आपको काम आएगा, ये कोलिस्टियासिस में भी काम आएगा, ये आपको पैंक्रियाटाइटिस में भी काम आएगा। कुछ दवाइयों की जो फीचर हैं वो बहुत बहुत हर जगह पे लगते हैं, क्योंकि जहाँ भी इन्फ्लेमेशन होगी वहाँ थ्रॉबिंग भी होगी, वहाँ पेन भी होगा, कांस्टेंट पेन होगा और ब्रेक दे के पेन होगा। लेकिन कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो बहुत ब्रॉड बेस पे काम करती हैं, ब्रॉड बेस पे काम करती हैं। अब मेरे पास उस दिन एक कैंसर का पेशेंट था, लीवर कैंसर का पेशेंट था, उसका पेन नहीं ठीक हो रहा था। अच्छा, मैंने रेपटी खोली, हालांकि यहाँ पेन था उसको, और यहाँ मेरे पास कभी मायरिका रहती ही नहीं है, इस जगह पे पेन। और मायरिका वन हम देते हैं, बंदा 5-7 मिनट में सेटल हो जाता है। इवन कैंसर का पेन है, हेपेटाइटिस का पेन है, मायरिका का पेन पीछे नहीं जाता, टीलिया का पेन पीछे नहीं जाता, पीछे जाता है चिलिडोनियम का, पीछे जाता है लाइकोपोडियम का, पीछे जाता है चेनोपोडियम का, पीछे जाता है मैगम्योर का, इस तरफ। और इस तरफ पीछे जो दर्द होगा वो जाएगा फेरोमेड का, वो जाएगा चेनोपोडी का, जो इस तरफ का पेन होगा। तो राइट पे तो हमारे पास बहुत दवाइयाँ, इधर हमारे पास 2 दवाइयाँ, इधर तो हमारे पास बहुत दवाइयाँ, टीलिया यहाँ रहेगा, मायरिका यहाँ रहेगा, तो उसको नहीं फर्क पड़ा। हालांकि मैं उसको जब दी तो वो बाहर बैठा रहा, मुड़ के आ गया, तो मुझे नहीं दर्द ठीक हुआ। मैंने रेपटी खोली तो रेपटी में लिवर रीजन में पेन, और वो कहता था ब्रीदिंग के दौरान होता, ब्रीदिंग के दौरान होता तो ब्रायोनिया बड़ी ऊपर के आ रही थी। मैंने उसको ब्रायोनिया दी, ब्रायोनिया 2nd ग्रेड में रेपट में थी, 1st ग्रेड में उसने बेलाडोना लिखी हुई थी। तो मैंने जब बेलाडोना दी, हालांकि उसमें वो बेलाडोना की वो सिम्टम नहीं थी, लेकिन उसने यहाँ प्रूव की हुई थी, बेलाडोना से वो सेटल हो गया। लेकिन नेक्स्ट डे फिर आ गया, फिर मैंने दोबारा जब ब्रीदिंग पे पेन पे देखा तो उसमें नेट्रम सल्फ आ रही थी। तो जब नेट्रम सल्फ उसको दी, क्योंकि नेट्रम सल्फ लिवर की भी दवाई थी और विद ब्रीदिंग भी हो रहा था, तो जब नेट्रम सल्फ दी तो फिर सेटल हो गया और वापस इंग्लैंड चला गया वो दवाई साथ लेके। 1 हफ्ता वो रहा, सिर्फ इलाज की गर्ज से यहाँ आया हुआ था, सिर्फ इलाज की गर्ज से आया हुआ था यहाँ पे, उसको लिवर कैंसर था। तो जब वो सुकून, वो कहते जी अब मैं 95% बेहतर हूँ, मैं खाना छाना ठीक हो गया, तो वापस चला गया। तो बात ये होती है कि जब आदमी, वैसे तो जनरल होती है, जब फंसता है तो फिर हम रेपटी भी देख लेते हैं। ठीक है जी, हो गया, आगे चले।
ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, लेकिन हैं ये सारे बड़े मज़ेदार के। ये रोज़ हम फेस करते हैं, ये रोज़ हम फेस करते हैं। ये इमरजेंसी है। जिसको पेंक्रियाटाइटिस होगा उसने पूरा मोहल्ला सर पे उठाया होता है। जिसको कोलिसिस्टाइटिस होगा पूरे घर में शोर मचा होता है। जिसको अपेंडिसाइटिस होगा थ्रेटन लोग हैं, नहीं नहीं निकलवा दे वरना तेरी जान गई। तो हमने हेपेटाइटिस, अब आगे अपेंडिक्स पे भी आएंगे, हमने तो 2 4 मिनट में हेपेटाइटिस सेटल किए हैं, कोलिसिस्टाइटिस सेटल किए हैं, पेंक्रियाटाइटिस सेटल किए हैं। आगे चलते हैं। लेकिन आपको चीज़ों की समझ तो होनी चाहिए कि ये पेंक्रियाटाइटिस है, ये कोलिसिस्टाइटिस है, ये अपेंडिसाइटिस है, ये डायवर्टिकुलाइटिस है, ये कोलाइटिस है, ये अल्सरेटिव कोलाइटिस है, ये क्या है। अब कोलाइटिस से तो जो हमारे वो होम्योपैथ है ना, टाइटिस से तो बड़े ही घबराते हैं। टाइटिस आ गया तो अब नहीं ठीक होगा, यही है ना। टॉन्सिलाइटिस, ओह अब क्या करें, अस्पताल चले जाएं। अपेंडिसाइटिस है, अस्पताल चले जाएं। डायवर्टिकुलाइटिस है तो चले जाएं। अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो चले जाएं। कोलिसिस्टाइटिस है तो बाहर भागें जी, हमारे पास का काम ही नहीं है, क्योंकि वो इसको बेसिक। अच्छा, दवाइयाँ वही काम कर रही हैं, वो बेलाडोना काम कर रही है, वो ब्रायोनिया काम कर रही है, वो स्पोंजिया कर रही है, वो वायरस वेसिकुलर कर रही है, दवाइयाँ वो काम कर रही हैं। अब जब उनको समझ आएगी, आपको समझ आ जाती है, तो दवाइयाँ तो आपके पास थी, आपने इस डर के मारे नहीं थी कि ये किस बला का नाम है। यही बात है ना, फियर और ये समझ जो है ना, ये अगर हम आ जाती है हमें, तो हम बेहतर दुनिया में अपना मकाम पा सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं आगे जी। एक्यूट अपेंडिसाइटिस, इसकी शक्ल दिखाएं जी, नीचे पिक्चर दिखाएं। आ गई ये जो हमारे मैदे से ऊपर कैनाल है, एसोफेगस है, फिर नीचे मैदा आ गया, उसके बीच नीचे ड्यूडेनम आ गया। नहीं, वो मैं एक तस्वीर आपको इनको दिखाऊंगा, उसमें ज़्यादा इनको समझ आएगी। एक सबसे आखिरी हमारे पास स्लाइड है, अगर आप उस पर चले जाएं जरा, मैं इनको समझाता हूँ। सबसे आखिरी स्लाइड, यस, ये है ना एसोफेगस, ये स्टमक आ गया, ये ड्यूडेनम है, ये जो कर्व, ये ड्यूडेनम है, ये स्मॉल इंस्टेंट चल रही है, ये आ 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 रही है, ये बड़ी आंत शुरू हो जाती है। ये बड़ी आंत जहाँ से शुरू होती है तो ये साथ ही अपेंडिक्स लगा हुआ है। अब वापस उस पर चले जाए, ठीक है जी। मैं कंक्लूड इस पिक्चर पे आगे करूँगा सारी चीज़ों को, ये जो पिक्चर लास्ट में हमने रखी हुई है ना, ताकि आप छोटी छोटी चीज़ें वहाँ पीछे समझ के आ रहे हैं ना, फिर हम यहाँ पे आएंगे। अब वो देखें ना, वो मैंने यहाँ आपको दिखाया था, ये नॉर्मल अपेंडिक्स है, और ये अब इन्फ्लेमेड होगी, ठीक है जी। वापस उस पर दूसरी पहले वाली स्लाइड पे ये एक्यूट अपेंडिसाइटिस, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अपेंडिक्सल lumen result progressive inflammation and superimposed बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। प्रेजेंटेशन क्या होगा, पेन इनिशियली एपिगैस्ट्रम और पेरी एम्ब्लिकन पेन दैट लेटर सेटल इन द राइट लोअर ग्वाल्टेंट। ये बार दफ़ा यहाँ से शुरू होगा, होते होते आपको आखिर ये वो कहेगा ये दर्द है, ये दर्द। इसका एक आसान तरीका है जज करने का, आप पेशेंट को यूं लटा दें, यूं स्ट्रेट, और ये उसको यूं फोल्ड करवाएं, ये लेग स्ट्रेट रखने, ये इसको फोल्ड करवाएं, और फोल्ड करा के यहाँ इसको
इनसाइड प्रेस करें पेट की तरफ, तो अपेंडिक्स का दर्द पूरे पेट में फैल जाएगा। क्योंकि इंटरलिंक है ना आंत के साथ, यूं से स्प्रेड हो जाएगा, तो समझे अपेंडिसाइटिस है। इसका टेस्ट क्या कराएंगे हम? अब ब्लड सीपीएम लेते हैं तो उसमें डब्ल्यूबीसी बड़े होंगे, ठीक है ना। बाकी फाइंडिंग अल्ट्रासाउंड है या स्कैन है, वो बड़ा, वो भी आप करवा, उसमें भी इन्फ्लेमेशन आ जाती है। पहले तो अल्ट्रासाउंड में नहीं आती थी, अब जो अच्छे आए हैं कलर डॉप्टर वगैरह उनमें आ जाती है। तो ये अपेंडिक्स है बिल्कुल। अब यहाँ ये जो दर्द है ना, ये वाला जगह दर्द है। अब ये दर्द जो है यहाँ और बड़े दर्द है। थोड़ा सा नीचे चले जाएंगे तो एवेरियन पेन है, थोड़ा सा लेफ्ट पे और मिडल में चले जाएंगे तो यूट्रस पेन है, थोड़ा सा इसके साथ ही थोड़ा सा नीचे चले जाएंगे तो यूं पीछे जा रही है, यूरेटर जा रहा है, यूरेटर में पेन आता है। लेकिन यूरेटर का पेन एक्सटेंड टू ब्लेडर जाएगा, ये यूं जाएगा, पेट के अंदर जाएगा, वो नीचे जाएगा, क्योंकि यूरेटर नीचे जा रहा है, ब्लेडर के अंदर खुल रहा है, और यह नीचे भी जाएगा और बैक पे भी जाएगा, यहां भी। ओवरी का पेन स्प्रेड होके यहां से वो बहुत थोड़ा नीचे होता है, जैसे आपका ये जॉइंट है ना, ये जॉइंट है, इसके थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे ऊपर होगा, यहाँ पे इस जगह पे ये ओवरी का पेन होगा, वो भी यूं इधर जाएगा, ब्लैडर का थोड़ा नीचे जाएगा, वो थोड़ा सा लेफ्ट को जाएगा। तो ये डायग्नोज करना है आपने कि ये क्या है, अपेंडिसाइटिस इज, मैं आपको आसान तरीका बताया कि उसको फोल्ड करें और प्रेस करें और पेन स्प्रेड होगा, एपिगेस्ट्रम से यहाँ से स्टार्ट होगा और नीचे यहाँ आके रुकेगा। प्रेजेंटेशन क्या है उसकी? उल्टी साथ वॉमिटिंग भी है, फीवर भी है, क्योंकि इन्फेक्शन है तो फीवर आ गया। वैसे पेट का दर्द होगा तो फीवर नहीं होगा, इन्फेक्शन है तो फीवर आ गया। गुर्दे के दर्द में फीवर नहीं आता, नहीं आता ना। जो किडनी का यूरेटर का पेन होता है उसमें फीवर नहीं आता, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन है, इन्फेक्शन नहीं है। स्टोन ऑब्स्ट्रक्शन है, जहाँ फीवर आएगा वहाँ क्या होगा, इन्फेक्शन होगा। ये याद रखें, डिफ्रेंशिएट आपको यहाँ भी गुर्दा कर जाएगा कि यूरेटर के अंदर जब स्टोन फंसता है ना यूरेटर के अंदर, तो वो फिर पेन करेगा। क्योंकि हम इस टॉपिक को जाके यूरिन ट्रैक में भी पढ़े, ये मेरा एक टॉपिक पढ़ा हुआ है, अभी हम उस पर चले जाएंगे, जब गुर्दे का दर्द होगा तो क्या करना है हमने, वो फिर एक टॉपिक अभी अलग है। लेकिन यहाँ चूंकि हमने डिफ्रेंशिएट करना है ना, तो मेरा ख्याल डिफ्रेंशिएट हो गया कि नहीं हो गया। हाँ, अब आ जाते हैं दवाइयों पे। इसकी सबसे अच्छी कॉमन दवाई जो है वो है आयरस 10X। और हम सीएम की शुरू में मैंने खरीदी सीएम की थी, तो हम एक ही डोज खिलाते थे, अब तो 1 ml दे देते। एक डोज देंगे तो थोड़ी देर में सेटल हो जाएगा, वगरना इसने चला जाना है सेंट्रल अस्पताल, क्योंकि इसको डराया जाएगा, फट जाएगी, मर जाएगा, फलां हो जाएगा। और मैंने कभी इनको अपने कमरे से जाने ही नहीं दिया, मैंने अपेंडिक्स वालों को। दर्द ठीक हुआ तो मैंने कहा आप चले जाओ, ताकि इसमें होम्योपैथी का एक वकार है, एक उसकी भाई ये तो पता नहीं है अपेंडिक्स है जी, ऑपरेशन का उसका बगैर कोई हल नहीं है। आयरस 10X ब्लाइंडली आप दे सकते हैं अपेंडिसाइटिस में। मेरे एक दोस्त हैं डॉक्टर, उनकी मिसेस को अपेंडिसाइटिस हो गया, तो वो दोनों मियाँ बीवी डॉक्टर थे, वो रात को मेरे 2-2:30 बजे मेरे पास पहुंचे। अब वो ये बहुत पुरानी बात है, कोई 15-20 साल पुरानी। तो मैं आरएस 10X मैंने दी, थोड़ा सा रिलीफ हुआ। अब वो कोच पे लेटी, उसका पेन था कि स्लाइट मूवमेंट नहीं करनी, स्लाइट मूवमेंट नहीं करनी। तो मैंने ब्रायोनिया दी हमने, तो सेटल हो गया। अब ब्रायोनिया में है स्लाइट मूवमेंट नहीं कर सकता अपेंडिक्स में। अगर आपकी आरएस 10X कहीं फेल हो जाती है तो सडनली अपीयर होता है, सडनली डिसअपीयर होता है। तो पक्की है बेलाडोना, बेलाडोना फौरन इन्फ्लेमेशन को ठीक कर देगी।
अगर बिल्कुल मरीज कहता है मुझे छेड़ो ना, मैं लाओ ना, तो फिर बुराई ना करेगी। और इसमें इसके अंदर एक और दवाई है जो हम एज ए इंटरकरेंट रेमेडी के यूज़ करते हैं, वो है सुराइनम। यहाँ सुराइनम बड़ा अच्छा करती है, बार बार रीअकरेंस अपेंडिसाइटिस को सुराइनम बहुत अच्छा रोकती है। और एक और दवाई है जो रेपर्टरी में नहीं लिखी गई, वो है प्लमम आयोडाइड। इसमें में प्लमम आयोडाइड भी हम देते हैं जब क्रोनिक हो जाए, पुराना हो जाए, बार बार हो रहा है, साल का पुराना है, 6 महीने का पुराना है। यहाँ एपस भी लिखी हुई है, लेकिन एपस का दर्द जो होता है ना, वो स्टिंगिंग पेन होता है। स्टिंग समझे ना, डंग लगना, इन्फ्लेमेशन एंड स्टिंगिंग पेन, द एपस। लेकिन आपको पहले 3-4 दवाइयाँ कभी मैं यूज़ नहीं करेंगी। मतलब आपको एरास्टेनिक्स में यूज़ नहीं करती, आपको बेलाडोना में यूज़ नहीं करती, आपको ब्रायोनिया में यूज़ नहीं करती। अगर रीअकरेंस आ रही है तो आप सुराइनम दे के देंगे, आपको आपका केस क्लियर हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा आप इसको, अगर आपका केस फिर भी फंसता है तो आप ट्यूबरक्लोनियम की एक डोज दे दें, आप सल्फर 30 की एक डोज दे दें, और फिर आप आयरस पे आ जाएं या बेलाडोना पे आ जाएं, या जिसकी भी मैं आपको वो बता रहा हूँ, आप उस पर आ जाएं, तो आपका अपेंडिसाइटिस मिनटों में मतलब सेटल हो जाता है। ठीक है जी। नहीं, अपेंडिक्स के बारे में बेसिकली इंडिकेटर्स है, ये नेचर ने यहाँ अगर लगाया है तो ये है कि कोई इन्फेक्शन ट्रैवल होकर यहाँ जमा होता है तो इन्फेक्शन होता है और वो पेन शुरू। अदरवाइज मेडिकल साइंस कहती है जी इसकी तो ज़रूरत ही नहीं थी। अब ज़रूरत नहीं थी तो खुदा ने फिर इसको लगाया क्यों? तो बहुत सारे इन्फेक्शन जब बॉडी के अंदर, यहाँ आंत में तो ट्रैवल करते रहते हैं, लेकिन इधर घुस के अगर जमा हो रहे हैं, बड़ी आंत के साथ लगा हुआ है ना ये, तो जहाँ जमा हो रहे हैं तो इसका मतलब है कोई ख़राबी पैदा हो रही है। ये एक इंडिकेटर है, ये एक अलार्म है, ये एक घंटी है। नहीं, इसके अंदर से कोई ऐसी सिक्रीशन नहीं आती, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये एक इंडिकेटर है इन्फेक्शंस का, इन्फ्लेमेशन का, कि आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है। तो अगर इसको एड्रेस करते हैं तो आप ठीक हो जाते हैं, वगरना तो सर्जरी करके निकाल देते हैं। वो कहते हैं इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, कोई ख़ास इसकी ज़रूरत नहीं थी। वो तो बहुत सारी चीज़ें निकाली जा रही हैं, टॉन्सिल है तो वो निकाल दें, पेंडस है तो वो निकाल दें, गॉल ब्लैडर स्टोन है तो वो निकाल दें, पैंक्रिया नहीं निकाल सकते, वगरना उसको भी निकाल देते हैं। वो निकलता नहीं है, अगर निकलेगा तो बड़े मसले खड़े हो जाएंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। लेकिन एक बात, अब हमारे जो हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर बहुत अच्छा रोल है बेसिलिनियम का। ये मैं आपको बता दूँ, बहुत अच्छा रोल है। जहाँ कहीं भी इन्फेक्शन आते हैं, बेसिलिनियम अगर आप इस्तेमाल कर लेते हैं तो बहुत सारे चीज़ों को सेफ कर लेते हैं। तो नक्स का बड़ा रोल है, बेसिलिनियम का बड़ा, पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक में बेसिलिनियम का बड़ा, बहुत अच्छे इन्फेक्शन कंट्रोल करता है बेसिलिनियम, बहुत अच्छे कंट्रोल करता है। तो ये आपका इस्तेमाल होना चाहिए। अभी तो एक और 3 नसोड़ यहाँ के आ गए कैंसर के 4 नसोड़ आ गए। कार्सिनोसन माउथ आ गया, कार्सिनोसन स्टोमक आ गया, कार्सिनोसन बोवल आ गया। जैसे 3-4 और कैंसर के नसोड़ आ रहे हैं जो आपको यहाँ हेल्प आउट करते हैं। तो चूँकि अवेलेबल नहीं है, हमारे पास तो है लेकिन आप मार्केट में नहीं है, और टाइम लगेगा। जैसे आज पेलोरी भी आज कॉमन हो गया ना, ये भी कॉमन हो जाएंगे। अच्छा, मैं आपको एक बड़ा असूल और भी बताऊं, ज़िंदगी में ये याद रखें और ये पल्ले बांध दें कि
ये इल्म जहाँ से आ रहा होता है ना, जैसे हमने जिन लोगों से सीखते हैं समझते हैं, ये जहाँ आ रहा है फिर जहाँ जा रहा होता है, इसके बड़े असूल और ज़वाबित हैं। अगर आप नेक नीयती से इसका इस्तेमाल करेंगे और जिससे आपने सीखा उसकी इज़्ज़त करेंगे, उसका नाम लेंगे, तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। ये मेरी बात याद रखें। लेकिन अगर ईवल आ गया बीच में, ये मेरी बात याद रखें, आपके पास सारा इल्म होगा लेकिन आप इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, आप गलत इस्तेमाल करेंगे। ये बात पल्ले बांध लें। इंटेंशन, नीयत का बड़ा ही दारो मदार है। खुदा ही नहीं आपकी मदद करता, बिल्कुल नहीं करता। सारा इल्म होने के बावजूद नहीं मदद करता। आप डी ट्रैक हो जाएंगे, गलत रास्ते पे चल जाएंगे। बड़े बड़े जो है ना अफलातून मैंने देखे वो डी ट्रैक होते हैं, बड़े बड़े टाइयों वाले, बड़े 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 अपने आप को बड़े क्लेवर और शार समझने वाले, जिससे सीखा उसकी इज्जत अदब नहीं किया और उस नीयत से उसको इस्तेमाल नहीं किया, खुदा उसकी मदद ही नहीं करता। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि हम आपे से बाहर हो जाते हैं, और आपे से बाहर हो गए ना आप, तो फिर खुदा कहता है कि जो मेरे सामने खड़ा हो गया उसको तो मैं बिल्कुल मरोड़ मराड़ के रख दूंगा। उसको, ये खुदाई इल्म है, इसको आ जाए तो और आजिज़ी होनी चाहिए और इनकसारी होनी चाहिए। वरना ये बड़े बड़े रुस्तों में पहलवान, तो बड़े बड़े तुज़मल खान खुदा ने यूं बनाए और मटा के परे पर फेंक दिए, बिल्कुल फेंक दिए। ये होशियारी चालाकी का काम ही नहीं है। नेचर को समझना, नेचर पे अमल करना, उसको लेके चलना, ये होशियारी चालाकी का काम ही नहीं है। बड़े मैंने देखे, आप उनसे बात करेंगे ना, उनके पास बड़ा इल्म होगा, यूं बोलते जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकली दे आर निल। उसकी वजह यह कि नेचर ही जब हेल्प नहीं कर रही, तो आप कहते भाई बेलाडोना ही आपने उठा के ब्रायोनिया दे दी, ब्रायोनिया आ रही थी आपने बेलाडोना दे दी, आपने गलत ही दे दी। इल्म था आपके पास, वो इल्म दुरुस्त इस्तेमाल नहीं होता, डी ट्रैक होता, टाइमिंग गलत हो जाती है, कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। आप देखें ना, कितनी मुश्किल से बाद लोग गाड़ी बचा के निकल जाते हैं। कन्फ्लिक्ट कोई नहीं होता ना, कन्फ्लिक्ट होता डक मारता है टक्कर। तो इसलिए ये असलूब है ज़िंदगी के, ये सीखें। ये बनियों नबियों का शेवा है, ये सूफियों का शेवा है, ये साइंटिस्ट का शेवा है। साइंटिस्ट कितना सच बोलता है, अपनी सारी जिंदगी की मेहनत आपको दे जाता है, सारी रातों को जागना आपको दे जाता है, और आप उसकी इज्जत ही नहीं करते, है ना ऐसे? तो फिर क्या आपको फायदा होगा उससे? कोई फायदा नहीं होता। ये बेसिक है। और ये तो साइंस ही बड़ी अजीब व गरीब है इंसानी, जिसको तो खुदा ने बनाया है। आप देखें ना, क्या क्या चैनल्स हैं, लिवर का क्या फंक्शन है, ब्लड, लंग्स क्या कर रहा है, क्या क्या, मतलब एक एक पूरी पूरी फैक्ट्री लगी हुई है। ये तो ज़रा सा इधर उधर गया तो गाड़ी ने टक्कर मार दी, गया एक्सीडेंट, गया बंदा भी गया, गाड़ी भी गई। तो इसको तो मैं तो हमेशा शुरू करता हूँ, जब मैं पहले आके खुदा से यही होता हूँ कि ये शफा दे। और कभी जितना मैं कभी इंसान है, थोड़ी सी अक्ड़ आ जाए, अगला मरीज ही नहीं ठीक होता, बिल्कुल नहीं होता, और मुझे पता चल जाता है कि थोड़ा सा कुछ आ गया, फिर माफ़ी तलाफ़ी करनी पड़ती है, मारना पड़ता है अपने आप को। और वो पैसा भी हम अगर इकट्ठा कर लेंगे, वो भी मेरे काम नहीं आएगा, ये भी मेरी बात याद रखें। वो कहीं ऐसा ही इकट्ठा कर 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 करके आखिर में कोई और ही ले जाएगा उसको। यू कांट यूटिलाइज दिस मनी, वो कि ऐसा आप पे पड़ेगा ना, सब पे रुल जाएगा। इसलिए ये नहीं काम आता। आप नीयत से करेंगे, आप ये सोच के आप इस्लाह फलाह और उसके लिए करेंगे, खुदा को सामने हाल सामने करेंगे,
और सीखने सिखाने वाले की इज्जत करेंगे और जिसके आगे ट्रांसफ़र करेंगे उसको भी फ़ायदा होगा, वगरना उसको भी नहीं होगा। और ये वैसे करता भी नहीं है ट्रांसफ़र। ये जो होता है ना, ये शैतानी ज़हन ये करता भी नहीं है, और ये करेगा भी तो गलत बताएगा, सही नहीं बताता। चीखियाँ मारेगा ऊपर से, ये वो करेगा, वो गलत ही बता देगा, अगला बंदा सुनेगा उधर ही, फ़ायदा ही नहीं होगा, आगे चलता ही नहीं काम। साइंटिस्ट छूट रहा होता तो काम ही ना चलता। आर्किमिडीज का, न्यूटन का कुलिये काम ही ना आते, प्रूव ही ना होते, H2O होता ही ना, पानी ही ना बनता। गलत गलत नहीं ना बता, गलत फिर फल ही नहीं देगा, कैसे फल देगा? वो गलत उधर ही जन्म देगा और फिर उधर ही रिवर्स हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं जी। वो वैसे मैं इसलिए थोड़ी सी इखलाकी दर्स के बीच में बोलता रहता हूँ कि ज़िंदगी में सक्सेस के रेट क्यों ज़्यादा हैं, उसकी वजह है, उसके असबाब हैं, उसकी कॉजेज़ हैं, उसकी नीयतें हैं हमारी। ऐसे कमाने को तो हनीमन ने कहा ना, मैं हज़ारों खजाने जमा कर लेता, लेकिन सारी दुनिया को एक सिस्टम दे के चला गया। मगर ना उसके पास बड़े बड़े खजाने होते तो आज कौन हनीमन का नाम ले रहा होता? नहीं ले रहा होता। ऐसे कई हज़ारों लाखों मर गए हैं जो पता नहीं क्या क्या उनके पास जहन में था, उन्होंने प्रैक्टिस किया, लोगों को समझाया, और वो कुछ बता के नहीं गए, और अपने साथ ही ना उनका नाम रहा ना उस काम का नाम रहा। वो कहते हैं ना, हेरिंग ने जब लेक्सिस प्रूव की है तो कहते हैं कि हेरिंग ने अगर कोई दुनिया का और काम किया ही ना होता तो एक लेक्सिस जो प्रूव की थी ना, जब तक दुनिया कायम है तो उसका नाम रहेगा लेक्सिस के साथ। छोटी सी एफर्ट चलो कर लें, समझ लें। बाद लोगों ने तो बड़े बड़े काम किए हैं, लेकिन और जी आगे क्या आ गया जी, एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस, ये तो बहुत आता है ना, एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस। इसमें क्या होगा, प्रेजेंटेशन क्या होगी इसके अंदर? पेशेंट हैव नाउजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, ऑफन बीइंग प्रोमिनेंट सिम्टम्स, उल्टी, मोशन अक्सर आता है ना, जिसको कहते हैं ओ जी गैस्ट्राइटिस हो गया जी, इंट्रोगैट ओ जी, कॉल हैज़ा हो गया जी। पहले तो आम लफ्ज़ भी बोल, हैज़ा भी यही है, कॉलरा। किसी का गलत खाया, कोई ना कोई बैक्टीरिया वायरल आ जाता है, वो उसने लिखे ना, शिंजीला, सल्मोनेला, कैम्पोलोबैक्टर, जूनी, इंट्राटॉक्सिजन, इकोलाई, यर्सीना, स्टेफलो, बैसिलस। बेसिकली जब ये फूड हम कहीं से खाते हैं, कहीं से पानी पीते हैं, तो गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो जाता है। और इसका जो जैसे बड़ी जो दवाइयाँ हमारे पास, वो है लक्स फमिका है, हमारे पास वराइट्रम अल्बम है, हमारे पास क्यूप्रोमेट है, हमारे पास पल्सटीला है, हमारे पास मर्कसाल है। लेकिन मैंने ये देखा है अपनी प्रैक्टिस में कि जब तक आप नक्स के बाद बेसिलिनियम का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज़्यादा सेटल हो जाएगा, क्योंकि सारे बैक्टीरिया, टीबी का बैक्टीरिया है ना, ये छोटे मोटे बैक्टीरिया पे ये वो कहते हैं ना कि अलामात उस जैसी हो और ताकतवर दवाई दो। तो हनीमन ने बेशुमार जगह पे जिक्र किया है कि जो बड़ा वायरस होता है या बैक्टीरिया जिस्म के अंदर, तो छोटा नहीं पनपता, वो खुद ही उसको मार देता है। वो अगर आएगा तो बाद दफ़ा, हाँ कोई पल्ला होगा तो एक निकलेगा, तो उसके बाद जैसे उसने चिकन पॉक्स का जिक्र किया, काउ पॉक्स का जिक्र किया, मीजल का जिक्र किया हुआ है। बड़ी बीमारी जब जिस्म में मौजूद होती है तो छोटी बीमारी पनप नहीं सकती। जैसे बड़ा पीर है तो उसके नीचे छोटा पीर अगर गद्दी बना लेगा तो कोई नहीं जाएगा, जाता ही नहीं। बड़ी दुकान है, बड़ा स्टोर है, छोटा स्टोर चलता ही नहीं है। बड़ा डॉक्टर क्लिनिक जिसका चलता है तो उसके पास छोटे मोटे क्लिनिक वैसे नहीं चलेंगे। तो यहाँ बड़ा बैक्टीरिया हमारा ट्यूबरक्लोसिस का ये वाला बेसिलिनियम, तो ये बाकी जब आप इसको देते हैं ना तो बाकियों को वैसे ही खा जाता है। ये इतनी ताकत पैदा कर देता है बॉडी के अंदर, इम्यूनिटी इतनी पैदा कर देता है कि ये बाकी ये जितनी लाइनें इसने लिखी हुई है ना, इनको वैसे ही ख़त्म कर देगा।
लॉ ऑफ नेचर है, जिसका सिमिलरिटी में हनीमैन ने बड़ा जिक्र किया, आपने पढ़ा होगा, ऑर्गेनल में भी उसने जिक्र किया। 1 m मीडियम पोटेंसी है, हाँ 1 m दें, हाँ ज़्यादा कॉमन है, बच्चों में भी अच्छी है, बूढ़ों में भी, दरमियाने में 1 m बहुत अच्छा करती है। फिर अगर आप केस रीअक्रेंस होता है, बढ़ता है, तो आप 10 m में भी जा सकते हैं, CM में भी जा सकते हैं, आप जा सकते हैं, लेकिन नीचे नहीं जाना, नीचे नहीं जाना। किसी, मैं उस दिन भी किसी को पढ़ रहा था कि वो कहता है कि बेसिलिनियम जो है वो 1 m में आंतों के पे बड़ा अच्छा रोल है इसका। और मेरे क्लिनिकल प्रैक्टिस है, मैं तो डायरिया के लिए हमने 3 पुड़ियाँ बांध के रखी होती हैं, एक नक्स दो, एक बेसिलियम, एक एलोज दे दो, आधे घंटे बाद बंदा ठीक होकर चल पड़ता है। ये इतनी अच्छी एंटीबायोटिक्स है। नहीं 200 में वो भाई देखें, अभी बंदे के देखें ये जान ले जाता है, गैस्ट्रोएंटाइटिस जो है ना। हाँ जी, हाँ तो मैं बता रहा हूँ ना, मैं और क्या बता रहा हूँ, गलत बता रहा हूँ आपको? नहीं मैं बता रहा हूँ, मैं अक्सर बताता हूँ 1 m में दें, मैं CM में दें, मैं आपको ये बता रहा हूँ ना कि नक्स दें 1 m या CM दें, उसके बाद बेसिलिनियम दें, और उसके बाद एलोज दें। एलोज तो हम यूज़ ही यहाँ का, जब एक्यूट डायरिया आ जाता है तो मैं उसको देता ही CM की एक डोज हूँ, तो अगले शाम तक बंदा अपना फिर तुर रहा होता है। हेलो, तो यहाँ आप अगर नक्स देते हैं, बेसिलिनियम देते हैं, उसके बाद है नक्स देते हैं, बेसिलिनियम दें, ये फौरी दे दें, और उसके बाद आप वराइटम एल्बम दें। उल्टी भी होती है, बंदा फैंट हो रहा है, बंदा जा रहा है, तो आप जो वराइटम एल्बम है वो तो इस तरह रेस्क्यू करती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट के बाद वराइटम एल्बम का मरीज कहता है मैं बच गया हूँ, मैं ठीक हो गया। और हनीमैन ने कॉलरा में ये तीनों दवाइयाँ बड़ी कसरत से इस्तेमाल की हैं, वराइटम एल्बम, क्यूप्रोमेट और कैम्फर। मटीरिया मेडिका प्योरा में भी उसने लिखा हुआ है कि वो कहता है कि कॉलरा की जब वबा फैलती थी तो हमारे मरीज़ कम मरते थे और हमारे मरीज़ ज़्यादातर ठीक हो जाते थे, किससे? वराइटम एल्बम से, क्यूप्रोमेट से और कैम्फर से। और अब इसका निचोड़ भी आ गया है कॉलरा का, आप कॉलरा 1 m दे दें बेसिलिनियम के बाद। तो ये 3-4 ही दवाइयाँ ऐसी हैं कि जिसके इस्तेमाल से आपका मरीज़ फ़ौरन सेटल हो जाएगा, और ये मिनटों में सेटल हो जाता है। वगरना दूसरी तरफ जाएगा तो 4-4, 6-6 दिन ड्रिपें लगती हैं, यही होता है ना। अब एक तो डायरिया है, फिर एक है डिसेंट्री। डिसेंट्री इन्फेक्शन हो के, इन्फ्लेमेशन हो के साथ ब्लीड कराने, क्रैम्पिंग, पेन, ब्लीडिंग होती है, तो फिर डिसेंट्री आ गई। डिसेंट्री में हमारे पास देखें कि ऊपर मेट बड़ा अच्छा काम करती है, हमारे पास मर्कसाल बहुत अच्छा काम करती है। मर्कसाल आप नक्स बेसिलिनियम के दे के ना, अगर मर्कसाल आप देते हैं तो अगला मोशन नहीं होता, अगली डिसेंट्री का मोशन नहीं होता। ये दोनों जो है ना, वो आप क्यूप्रम और मर्कसाल दोनों क्रैम्पिंग में आती हैं, लेकिन क्यूप्रम का जो क्रैम्प है वो आता है जाता है, बार बार होता है, और इसके साथ अर्ज ज़्यादा होती है स्टूल की, किसके साथ? मर्कसाल के साथ, जबकि क्यूप्रम के साथ इतनी अर्ज नहीं होती। और अगर आप क्यूप्रम देते हैं, मैं यकीन मानो, अब लोग कहते हैं ना 1 m 10 m CM, हम तो इसको 30 में देते हैं तो सेकंड डोज की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर नक्स बेसिलिनियम दे के आपने क्यूप्रम दिए ना, या नक्स बेसिलिनियम एलोज दे के आपने क्यूप्रम दिए ना, तो फ़ौरन नक्स बेसिलिनियम एलोज दे के आपने मर्कसाल दी ना, फ़ौरन आपका रिजल्ट आ जाएगा, कभी ज़रूरत नहीं पड़ती। और इसमें एक और दवाई हमारी है जो आई हुई है, ये भी एक और नसोड है इसमें, डेसेंट्रिको के नाम से।
और डिसेंट्री के पेशेंट में आप बेसिलियम के बाद एक डोज डिसेंट्री को की दे दें, आपका रिजल्ट और अच्छा हो जाएगा। 1 mg की एक डोज दे दें और अच्छा रिजल्ट हो जाएगा। एक और दवाई है एलेट्रियम। एलेट्रियम एलेट्रियम में उल्टी भी होती है और मोशन भी होती है और बहुत अच्छा काम करती है वो गैस्ट्रोएंटेराइटिस में, जहाँ वोमिटिंग भी हो और जहाँ मोशन भी हो। और इसको इंटेराइटिस के जो पेशेंट होते हैं ना, ये बेशुमार लोग मर जाते हैं, डिहाइड्रेट होके मर जाते हैं, बार बार उल्टियाँ हो रही हैं, बार बार मोशन हो रहे हैं, डिहाइड्रेट होके मर जाते हैं। और ये आप ऐसे केसेस को तो आप बिल्कुल घंटे डेढ़ बाद मरीज अपना काम काज पे लगा होता है। नेक्स्ट कम्बोजिया है, चपारो है, वो बहुत सारी दवाइयाँ हैं, वो बस वो ज़्यादा यही काम करती हैं जो मैंने आपको बता दिया। गम्बोजिया भी हम देते रहते हैं, फिर चपारो अमरगोसा है वो भी है, लेकिन वो इतना मज़ा नहीं आता। जो हमारी अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस है ना, हमने वो बतानी है ताकि रिजल्ट ज़्यादा मिले। बाकी तो दवाइयों की बड़ी लंबी लाइन है। डायरिया में तो बहुत दवाइयाँ हैं ना जी, उसमें एक्यूट में, लेकिन एलोज कमाल का दर्जा रखती है, वराइटम एल्बम कमाल का, क्यूप्रोमेट मक्स बहुत कमाल की दवाइयाँ हैं। और वोमिटिंग में देंगे साहब, वराइटम एल्बम फ़ौरन रोक देगी। फिर थोड़ा बढ़ जाती है तो बिस्मत है, फिर बढ़ जाती है तो कैडमियम सल्फ है, फिर आपकी एपोमार्फिनम है। मतलब दवाइयाँ तो मैं बड़ी लंबी रेंज है हमारे पास, अच्छी काम करने वाली दवाइयाँ। मैं वो दवाइयाँ बता रहा हूँ जो ज़्यादा अच्छा काम करने वाली हैं। जिसको ज़्यादा दिल है तो वो और पढ़े, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है उसको पहले आप इस्तेमाल करके देखें, आपको मज़ा आएगा। वगरना तो इल्म तो बहुत बड़ा है, पढ़ते जाएं। अब देखें ना, एक ज़माने में कार्सिनोसन एक होती थी, अब कार्सिनोसन के नसोर 17-18 आ गए हैं, बढ़ता गया ना काम, अभी और कुछ आ जाएगा। किसी को कैनेडीडा का नहीं पता था, हम कैनेडीडा हमने पहले आज से कोई 5-7 साल पहले मैंने मंगवाई, एच पेलोरी का पता नहीं था। अब ये कार्सिनोसन की सारी रेंज हमने मंगवा ली। ठीक है, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम इसको देंगे, आपको साथ साथ बताते भी रहेंगे। नेक्स्ट जी, आगे चलें जी। हालांकि फास्फोरस में रह गई, फास्फोरस ही बड़ी। मेरा एक दोस्त है डॉक्टर था, उसकी वालदा को डायरिया था, तो कहता है मैं टीके लगा लगा के, मुझे फ़ोन उसने किया, तो एलोपैथिक डॉक्टर थे, तो मैंने नक्स दी। वो कहता था मोशन जो ही पानी पीती है तो मोशन होते हैं, और दुनिया जान की दवाइयाँ उसने अपनी दे दी। तो मैंने तो 3-4 पुड़ियाँ भेजी, एक मैंने कहा नक्स तो, एक बेसलिनम, एक एलोज दे। मैं कहा रुक जाएगा, नहीं रुका तो मैंने फास्फोरस उसको 1 mg की लादा बना दे दी। कहता जी अगली डोज जब फास्फोरस की दी तो उसके बाद मोशन नहीं हुआ। नेक्स्ट चलते हैं जी, एक्यूट डाइवर्टिकुलाइटिस। Diverticular disease are efficient of the middle age and the Western diet. Western diet. ये दिखाएं ना उसको, आखिरी पिक्चर ज़रा दिखाएं। इसकी है तो नीचे कोई, इसकी है, हाँ ये है ना, लेकिन यहाँ इनको यही समझ नहीं आएगी। ज़रा आखिरी दिखाएं।
ये पोच बना हुआ ना यार, ये जहाँ ये शुरू हो रही है ना लॉर्ज, ये आया नजर, ये इसमें लिखा भी है उसने। बाहर तो ये बाहर ये निकल रहे हैं ना, हाँ ये इधर निकल रहा है। ये मैं आता हूँ इस स्लाइड पे, वो यहाँ नहीं मेरा, ये बेसिकली यहाँ है, किधर है, ये है, ये देखे ना आंत के बाहर के हिस्से में ये निकल रहा है, इसकी इन्फ्लेमेशन है, जैसे अपेंडिक्स हो जाता है ना, लेकिन ये बाय नेचर नहीं होते, ये बन गए हैं। दिस इज अ डायवर्टिकुलाइटिस। यहाँ वही दवाइयाँ काम करेंगी जो अपेंडिक्स में काम करती हैं। ठीक हो गया, याद है वो दवाइयाँ हैं? हाँ हाँ, नक्स, बेसिलिनम, आरएस, टेनेक्स, पायरोजिनम, सोराइनम, मर्क्साल, आगे चलेंगे। ये कहीं बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, लेकिन इसका रुख बाहर की तरफ आ गया। यहाँ एक ये है, ये भी अपेंडिसाइटिस की तरह लगा होता है, लेकिन मैं इस पे आता हूँ। ये भी अपेंडिसाइटिस की तरह लगा होता है, लेकिन सब लोगों में नहीं होता, सब में नहीं होता। वापस जाइए, थ्रोम्बोस से तो आप वाकफ ही है ना। हेमोराइड अकर व्हेन एनल वेस्कुलर सबम्यूकोसल क्वेश्चन बिकम engorged with blood। प्रेजेंटेशन क्या है जी, ब्लीडिंग विद डेफिकेशन इज द, जब आप स्टूल पास करता है तो ब्लीडिंग। ज़रा इसकी नीचे पिक्चर हेमोराइड की ज़रा दिखाएं, ये आ गया जी, दिस इज द हेमोराइड। ये देखें ना, ये इस कंडीशन में था, अब ये हेमोराइड बन गया। अब जब स्टूल पास होगा तो चूंकि ये गुब्बारा बन गया है, ब्लड का बना हुआ है, तो जब ज़रा सा भी हार्ड स्टूल होगा तो इसको रप्चर करेगा तो ब्लीडिंग होगी। ठीक है ना, ये इंटरनल है और ये बाहर का रुख, दिस इज द एक्सटर्नल। समझ आ गई जी। अब दवाई क्या है, दवाइयाँ जो हैं, अगर तो ब्लीडिंग है तो नक्स दें, सल्फ़र दें, और बहुत अच्छा जो दवाई ब्लीडिंग को रोकती है, मैंने पता नहीं 5-7 साल 10 साल एमामेलस का इस्तेमाल किया और बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब से हमने लेक्सिस का इस्तेमाल शुरू किया यहाँ पे, हमें बाकी कभी बहुत कम शाज़र नाज़र किसी दवाई की ज़रूरत पड़ती है। बंद कहाँ से होता है भाई, ये अच्छा, तो आप नक्स, अच्छा नक्स सल्फ़र आप सबको दें, ये मेरी बात रख, नक्स सल्फ़र सबको दें। नक्स का काम क्या है कि कोई भी जो इसका सोर्स बना है, चाहे वो कोई मसाला था, चाहे बड़ा गोश्त था, चाहे कोई दवाई थी, उसके असर को ज़ायल कर देगी। सल्फ़र का काम है बीमारी को बाहर के रुख रखेगी। जब नक्स देंगे सल्फ़र, सल्फ़र फिर इसको रिवर्स नहीं करने देगी, बाहर के रुख देगी। अब ब्लीडिंग है तो आप लेक्सिस देंगे, पेन है तभी लेक्सिस काम करेगी। पेन बहुत ज़्यादा है और हेमोराइड और ब्लीडिंग है तो कोलोनसोनिया विद कॉन्स्टिपेशन है तो कोलोनसोनिया बड़ा अच्छा करेगी। और रूटीन में आप नक्स सल्फर लेक्सिस दें, अगर साल पेन है तो कोलोनसोनिया 200 की रोज़ दे दें। लेकिन पेनफुल है, कॉन्स्टिपेशन है और ब्लीडिंग है तो फिर नक्स सल्फर के बाद कोलोनसोनिया 1 mg दे के फिर 200 देते जाएं उसको। अब पेन है और पेन की ये कंडीशन है कि एस्कुलिस में होता है कि बहुत ज़्यादा पेन होता है लेकिन उसमें ब्लीडिंग बहुत कम पाई जाती है और वो फील ऐसे करता है कि जैसे समथिंग
लाइक अ वुडन पीस और या कोई शीशे का पीस चुभ रहा है, तो फिर एस्कुलर स्लिप कभी फेल ही नहीं होती, कभी फेल नहीं होती। हेमोराइड्स ब्लीडिंग है और पेन नहीं है और ब्लैक खून आ रहा है, तो आपका हेमामेलस वाकई बहुत अच्छा करती है। और शाजर नाजर हमें ब्लीडिंग में लेक्सिस के बाद किसी दवाई की ज़रूरत पड़ती है, तो अगर ज़रूरत पड़े तो उसको हेमामेलस आप दे सकते हैं। और यहाँ एक और दवाई है जो स्पेशली हमारे पास छोटे बच्चे जब आते हैं ना, उनको एनल ब्लीडिंग होती है, तो उनको हम देते हैं अमोनियम कार्ब। और बच्चों में अमोनियम कार्ब वैसे भी ब्लीडिंग में अच्छा करती है, बच्चों में अमोनियम कार्ब बहुत अच्छा काम करती है। पेनफुल है, ब्लीडिंग है और बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी बढ़ी हुई है, अब लक्स सल्फर को आपने नहीं छोड़ना। फिर म्यूरेटिक एसिड है, और यहाँ फिर आपका जो है ना, अगर आपके पास अगर पेन है और बर्निंग है, पेन है, बर्निंग है, पियोनिया, लेकिन नक्स सल्फर को नहीं छोड़ना, आप आगे दवाइयाँ बदलते जाएं। पियोनिया, बर्निंग है, सीवियर बर्निंग है, तो फिर रेटेनिया, ठंडे पानी से अफाका है और गर्म पानी से अफाका है, गर्म से रेटेनिया है, ठंडे से एलोज है। एलोज भी हेमोराइड्स को ठीक कर देती है, आप नक्स सल्फर दे के एलोज है वो भी ठीक कर देगी, लेकिन उसका बर्निंग होती है, लेकिन वो ठंडे पानी से। रेटेनिया बहुत अच्छा काम करती है, और यहाँ बर्निंग है, पेन है, अनबेरेबल है, बर्निंग है, पेन है, अनबेरेबल है, तो टेरेंटोला क्यूबेंसिस है। बाद दफा यहाँ प्रोलैप्स आ जाता है, मरीज आपको सारी कंडीशन नहीं बताता, वो कहता है रेक्टल पेन है, प्रोलैप्स है, पूरा रेक्टल बाहर आ जाता है, तो फिर इग्नेशिया है, फिर पोडो है, फिर म्यूरेटिक एसिड है। यहाँ हेमोराइड्स है, पेन है, स्टूल पास करते और देर तक दर्द रहता है, यहाँ एसिड नाइट्रिक भी बड़ा अच्छा काम करती है। ठीक है जी। मोस्ट कॉमनली आपको ज्यादा 3 से 4 दवाइयों से पहले बाहर नहीं जाना पड़ता, बस लक्स सल्फर लेक्सिस और कोलोनसोनिया से बहुत कम चांसेस हो कि आपको बाहर जाना पड़ता है, बहुत कम चांसेस है। लेकिन आपके पास दवाइयाँ और भी बहुत हैं, पेओनिया भी बहुत अच्छा काम करती है, रेटेनिया भी बहुत अच्छा काम करती है। ये तो जहन में रखे ना, पियोनिया, कोलोनसोनिया, रेटेनिया, ये बड़ी मज़े की दवाइयाँ हैं। मैंने जहाँ दवाइयाँ लिखी नहीं हुई देखे, मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं लेक्चर मैंने इसको कहा था कि हम प्रॉब्लम लिख लेते हैं, बाकी मैं बोलता जाऊँगा वहाँ पे, क्योंकि टाइम बहुत लग रहा था। ठीक है जी, क्योंकि इसलिए कि डेली प्रैक्टिस है ना, रूटीन की प्रैक्टिस है। जहाँ कॉन्स्टिपेशन आएगी तो वहाँ ये याद रखें कि हेमोराइड होगा, तो वहाँ कोलोनसोनिया बहुत अच्छा काम करेगी। अदरवाइज कॉन्स्टिपेशन अगर, क्योंकि हमने तो एक्यूट इमरजेंसी हम डील कर रहे हैं, एक्यूट इमरजेंसी, चीख रहा होता है, चिल्ला रहा होता है, बैठ नहीं रहा होता, आप कोलोनसोनिया अगर इमीडिएटली आपको फ्रैक्चर तो सीएम की एक डोज देंगे, 5 मिनट बाद मरीज रिलैक्स हो जाएगा। पियोनिया की एक डोज से 5 मिनट में मरीज रिलैक्स हो जाएगा, 2 मिनट में रिलैक्स। मेरे पास एक कनाडा से पेशेंट आई, उसको रेक्टल एब्सेस बना हुआ था, और वो कनाडा से, वो कहती है जी हर 6 महीने, हर 2 महीने बाद ये रीअक्ररेंस होती है, और मैं सर्जरियाँ करवा करवा के मेरा अशर हो गया। तो आई जब मेरे पास, तो सीवियर पेन में सी, ना वो बैठ सकती थी ना खड़े, तो मैंने उसको टेराल्टोला क्यूबेंसिस सीएम की डोज दी। मैंने एक मरीज देखा, दूसरा देखा, मैंने कहा क्या हाल है, कहती सेटल हो गया अंदर। तो ये होम्योपैथिक दवाइयाँ ऐसे सेटल करती हैं अगर आपकी ग्रिप हो तो। नेक्स्ट जी, टेराल्टोला मुझे बड़ा काम मजे का करती है, सीएम में टकाए एक डोज तो बड़ा मजे का काम कर देती है।
प्योनिया भी सीएम में बहुत मज़े का काम करते हैं। ये दर्द आपको जो है ना, जब प्योनिया का होगा ना, तो ये 1-2 मिनट से ज़्यादा इतनी। एक मेरे पास पेशेंट था, उसको मैंने उधर ही दी, मेरा दोस्त था मिलने वाला सा अच्छा, तो मैंने उसको प्योनिया दी सीएम, तो ठीक हो गया, तो चला गया। कहते मैं कहता फिर मैं आऊँगा, दर्द उसी वक्त सेटल हो गया। मुझे कहता है साल 6 महीने बाद, ये कोई वैक्सीन टाइप दवाई है कि साल 6 महीने बाद थोड़ी देर के लिए आता फिर गायब हो जाता है। वो दवाई अभी तक काम कर रही है। उसको मैंने सीएम की एक डोज खिलाई थी, तो वो कहता है कि बाद दफा मुझे महीने 2-4-6 बार आता है, लेकिन कोई 2-4 मिनट आएगा तो फिर गायब हो जाएगा। एक दवाई है सीडम एक्रे, इसकी बड़ी तारीफ लिखी है, लेकिन 100 में से किसी एक पे काम करती है, 100 में से एक पे। मैं आपको ना कोई रेयर नहीं बता रहा, मैं आपको रेयर भी बता रहा हूँ, इसलिए वो मैं सबसे आखिर बताइए कि वो पहले आप दे देंगे तो आप फेलियर में चले जाएंगे, तो मैं नहीं चाहता कि वो आप फेलियर में जाए। काम करती है, मैं कह रहा हूँ 100 में से किसी एक पे करेंगी। जब आप उसको पढ़ेंगे तो कहेंगे आप मैंने तो बवासीर की दवाई पकड़ ली है, क्योंकि पढ़ के नशा सा बंदे को चढ़ जाता है कि बस सारी चीज़ें इसमें लिखी हैं। लेकिन हमारा ये 25-30 साल का तजर्बा जो है वही मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग इसका नाम लेते हैं, ज़रा मुश्किल सा नाम है, ज़रा मिलती भी नहीं है, तो समझें कि मैं बवासीर का मुआलिज बन गया हूँ। ठीक है जी। अब दवाई काम ये करती है, मैं इसकी इतनी इंसल्ट नहीं करना चाहता, काम ये करती है, लेकिन 100 में से एक पे। लेकिन जो पहले नंबर पे हम बता रहे हैं वो तो 100 में से 80, 90, 70 यूं लगती हैं। नेक्स्ट जी। आगे चलते हैं। अच्छा, पेन में इग्नेशिया भी बड़ा काम करती है, ये मैं आपको बताऊँ। इग्नेशिया कई दफ़ा मैंने देखा ऐसे बंदा, क्योंकि वो स्ट्रेस वाला मरीज भी होते हैं ना, इग्नेशिया देखे प्रोलैप्स में भी बड़ा अच्छा करती है, पेन में भी अच्छा कर जाती है। लेकिन आपने चलना उसी तरतीब से है, एकदम आखिरी दवाई पहले नहीं देनी जो मैं बाद में बता रहा हूँ। ठीक है जी। नेक्स्ट जी।